तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन फिल्म को। इस मूवी के अंदर योमी नो कूनी नाम के कॉन्सेप्ट को दिखाया गया है जो कि होता है एक बहुत ही भयानक आफ्टर वर्ल्ड का दरवाजा। मतलब कि श्रापित होटल तो है ही, लेकिन वहां पर ऐसा क्या होता है जिसके अंदर लोग जाते हैं, फीमेल्स जाती हैं लेकिन कभी लौट कर नहीं आती, इसलिए फीमेल्स को इस होटल के अंदर जाना मना करा गया है, वर्जित है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म जरूर पसंद आएगी। और रिसेंटली मैंने एक्सप्लेन किया एक बहुत ही बढ़िया इंडोनेशियन रियल स्टोरी को जहां पर ईविल ब्लैक कुंतिलानक और तुयूल क्रीचर के बारे में बताया गया है, पमाली द लिटिल डेविल। इनके सबने मिस कर दिया, जाकर देख लीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम सेत्सुको नाम की एक जापानीज लेडी को देखते हैं जो कि अपने रूम के अंदर अपनी बेटी के साथ में होती है। ये दोनों काफी डरी हुई थी क्योंकि इनकी जान को खतरा था। तभी हम कुछ सैनिकों को देखते हैं जो कि उनकी रक्षा के लिए मौजूद थे, लेकिन तभी इसी बीच एक और जापानीज सोल्जर वहां पर आता है जो कि सेत्सुको और उसकी बेटी को मारने आया था। साथ ही साथ वो बाकी सोल्जर्स को भी मार डालेगा क्योंकि वो सेत्सुको का साथ दे रहे थे। अब यहाँ ये सोल्जर अंदर घुसता है और अपनी कटाना से उन बाकी सोल्जर्स को मार डालता है। ये ऐसा क्यों कर रहा था? तो ये बात है असल में वर्ल्ड वॉर 2 की। और हिरोशिमा नागासाकी पर न्यूक होने के बाद में कुछ लोगों ने दुश्मनों के सामने घुटने टेक दिए थे और सेत्सुको का जो पति था उसने अपनी बेटी और पत्नी की रक्षा के लिए सेम चीज करी थी और इसलिए ही ये सोल्जर गुस्सा था और उसको मारने आया था। मीनवाइल हम सेत्सुको को देखते हैं जो कि अपनी बेटी को एक टैलिस्मैन देती है जो कि उसकी पति की बिलोंगिंग थी। वो ये कहती है कि ये उसकी रक्षा करेगा, लेकिन तभी वहां पर वो सोल्जर आ जाता है और उनसे वो टैलिस्मैन छीन लेता है और ये कहता है कि ये टैलिस्मैन भी उनको नहीं बचा सकता। यहाँ पर सेत्सुको ये कहती है कि वो चाहे तो उसको मार दे लेकिन उसकी बेटी को कुछ ना करे, लेकिन ये सैनिक उनकी बिल्कुल नहीं सुनता और अपनी कटाना से उन दोनों को ही काट डालता है। खैर अब यहाँ से सीन प्रेजेंट टाइम पर आता है जहाँ पर हम सैरा नाम की एक लड़की को देखते हैं। सैरा असल में एक कॉलेज स्टूडेंट थी जिसके बाद वो अपनी क्लासेस के लिए निकल जाती है। अब प्रोफेसर बच्चों को बता रही थी कि हर एक रिलीजन के अंदर एक बिलीफ होता है और वो है सुपरनैचुरल क्रीचर्स और एंटिटीज का। हर रिलीजन के लोग इन चीजों को मानते हैं। तभी अर्डो नाम का एक लड़का उससे ये कहता है कि सिर्फ रिलीजियस लोग ही नहीं बल्कि एथियस्ट यानी कि जो भगवान में या फिर शैतान में नहीं मानते वो लोग भी इस पर यकीन करते हैं। तभी प्रोफेसर जापान का एग्जांपल देती है कि हाँ वहां पर ढेर सारे लोग रिलीजियस नहीं हैं, लेकिन हाँ वो सुपरनैचुरल क्रीचर्स पर विश्वास रखते हैं। लेकिन टीचर ये भी बोलती है कि इनके एग्जिस्टेंस का कोई भी सबूत या फिर साइंटिफिक एविडेंस आज तक नहीं मिला है। ये सुनकर अर्डो कहता है कि वो इन पर विश्वास करता है। तब टीचर उसकी बात सुनती है और क्लास डिसमिस कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी बच्चे वहां से चले गए थे लेकिन सैरा और अर्डो वहीं पर बैठे हुए थे। सैरा अपनी फ्रेंड से फोन पर बात कर रही होती है जिसके बाद वो जाने के लिए तैयार हो रही थी कि तभी अर्डो उसको ये कहता है कि आजकल लोग जो हैं वो ओल्ड फैशन ना लगे इसलिए इन चीजों को नहीं मानते, लेकिन ये चीजें एग्जिस्ट तो करती हैं। उसकी बात सुनकर सैरा उसको इग्नोर कर देती है कि ये पागल है। जिसके बाद में वो अपने फादर के घर पर जाती है जहाँ पर उसके पिता का ध्यान एक केयर टेकर रखती थी। खैर सैरा को देखकर उसके पिता काफी खुश हो गए थे। जिसके बाद वो उनके साथ ही थी जहाँ पर वो अपनी लेट मदर के कपड़ों को नोटिस करती है, देखती है, जिससे कि वो थोड़ा सा सैड हो गई थी। उसके पिता उससे कहते हैं कि जो हुआ वो उसे भूल जाए और ये बहुत समय पहले की बात है और इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। दरअसल सैरा अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार खुद को मानती थी और गिल्ट में थी। खैर अब इसके बाद में रात में वो अपनी फ्रेंड नीता से मिलने जाती है जो कि एक कैफे में काम करती है। सैरा वहीं पर बैठी हुई थी कि तभी उसकी फ्रेंड उसके पास आती है और उसको ये बताती है कि एक लड़का उसे कब से घूरे जा रहा है। सैरा पलट कर देखती है तो उसे अर्डो दिखाई देता है जो कि एक तरफा उसको घूरे जा रहा था। सैरा उसको इग्नोर करती है और फिर जब दोबारा देखती है तो अर्डो वहां से गायब था। थोड़ी देर के बाद में सैरा कैफे से बाहर आती है लेकिन तभी अर्डो उसके पास आता है और आकर कहता है कि वो दोनों सेम चीज पर विश्वास करते हैं। उसकी बातें सुनकर सैरा उसको फ्रीक बोलती है। तब वो उससे ये पूछता है कि क्या उसने कभी योमी नो कूनी के बारे में सुना है जो कि एक जापानीज बिलीफ है। तब सैरा उसे कहती है कि हाँ उसे थोड़ी बहुत जानकारी है। असल में योमी नो कूनी जो है उसको लैंड ऑफ द डेड भी कहा जाता है। ये एक दरवाजा है जो कि मरे हुए लोगों की दुनिया तक लेकर जाता है। अर्डो कहता है कि उसे पता है इस बारे में। अब अर्डो कहता है कि उसको पता था कि उसे इस बारे में पता होगा। खैर अब वो ये बोलता है कि उसने ऐसी जगह यहाँ पर ढूंढ ली है। वो वहाँ पर गया था और वहाँ पर वो अपनी मरी हुई बहन से मिला था। उन्होंने वहाँ पर बातें भी करी थी और वो उसे उस जगह का फोटो देता है। समहाउ अर्डो को पता था कि यहाँ पर सैरा भी किसी ट्रॉमा से गुजर रही थी और उसने अपने किसी को खोया था। खैर अब वो फोटो देकर वहाँ से चला जाता है कि इसी बीच नीदा उसके पास आती है और उससे ये पूछती है कि हुआ क्या है। तब सैरा उसे कुछ नहीं बताती।
घर आकर सहरा उस जगह के बारे में सर्च करती और फिर सो जाती है। अब सोने के दौरान उसे अपनी माँ की मौत के ही सपने आ रहे थे, जिससे हमें उसके पास्ट की स्टोरी पता चलती है। तो असल में उसकी माँ एक नॉर्मल चाय की दुकान चलाती थी और डिलीवरी शॉप चलाती थी, लेकिन ये चीज सहरा को पसंद नहीं थी, क्योंकि अगर उसकी फ्रेंड को उसकी माँ के काम के बारे में पता चलता तो सब उसका मजाक बनाते। बेसिकली अपनी माँ की काम से वो शर्मिंदा थी, इसलिए वो अपनी माँ को अपनी फ्रेंड्स के सामने अवॉइड करती थी। अब एक दिन सहरा जो होती है वो अपनी फ्रेंड की कार में कहीं जा रही थी कि तभी कार ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी हुई थी और वहाँ पास में ही उसकी माँ भी थी, जो कि अपने स्कूटर से डिलीवरी करने जा रही थी। अब सहरा ने उसे देखकर दोबारा इग्नोर कर दिया था, लेकिन आगे जाकर उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया और वो वहीं पर मारी गई। और बस इसके बाद से ही सहरा बहुत ज्यादा गिल्ट में जी रही है। साथ ही साथ उसकी माँ के एक्सीडेंट के बाद जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे, सहरा को वो लोग पास्ट ट्रॉमा की तरह हेलुसिनेशन में या फिर सपने में दिखते थे। अभी भी सहरा उन लोगों को सपने में ही देख रही होती है और काफी डर जाती है। खैर अब सीन रात की ओर आता है, जहाँ पर वो ये सारी चीज अपनी फ्रेंड नीदा को बताती है। साथ ही साथ वो उसे उस फोटो को भी दिखाती है जो कि एक होटल का था, जिसका नाम है साकुरा, और यही तो इस मूवी का नाम भी है। सहरा कहती है कि वो वहाँ पर जाना चाहती है और अपनी माँ से बात करना चाहती है, जैसे कि अल्डो ने अपनी बहन से करी थी। तब नीदा उसको समझाती है कि उसकी माँ हेवन में आराम कर रही है और उन्हें पीस में रहने दिया जाए, यही बेस्ट होगा। लेकिन इस बात को सुनकर सहरा बहुत ही सैड हो गई थी और उसको देखकर नीदा उसकी बात मान जाती है और अगले ही पल वो उस होटल जाने के लिए निकल पड़ते हैं। खैर अब ये अंदर एंटर करते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं था कि तभी सहरा के सामने एक लेडी निकल कर जाती है और कहीं गायब हो जाती है। सहरा उस लेडी को इधर उधर देखने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखती। नीदा उसे कहती है कि शायद वो कोई गेस्ट होगी। खैर अब वो रिसेप्शन पर आवाज लगाने लगते हैं, लेकिन कोई नहीं आता और जब वो जाने लगते हैं तब अचानक से वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट आ जाता है। अब रिसेप्शनिस्ट का नाम यहाँ पर एंदरतो था। वो उनका होटल में स्वागत करता है और उनसे ये पूछता है कि वो कितने वक्त के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जिस पर सहरा कहती है कि वो 3 रात रुकना चाहेंगे। खैर इसी बीच नीदा नोटिस करती है कि यहाँ पर रूम नंबर 8 है ही नहीं, 7 के बाद डायरेक्ट 9 था। और इस बारे में जब नीदा एंदरतो से पूछती है तो वो उसकी बात का जवाब नहीं देता। अब यहाँ सहरा कहती है कि होटल खाली क्यों लग रहा है। तब वो बताता है कि यहाँ पर सिर्फ वो दोनों ही गेस्ट हैं। तब सहरा कहती है कि उसने तो अभी अभी किसी लेडी को देखा था, जिस पर वो उसे डिनाई करता है कि यहाँ पर उनके अलावा कोई भी नहीं है। खैर इसके बाद में एंदरतो वहाँ पर फिकार को बुलाता है, जो कि स्टाफ मेंबर था। एंदरतो फिकार को रूम नंबर 5 की चाबी देता है और ये कहता है कि वो उनको अपने साथ ले जाए। खैर अब फिकार उन दोनों को अपने साथ ले जाने लगता है और तब सहरा फिकार से ये पूछती है कि यहाँ पर कोई और भी रहता है क्या, क्योंकि उसने किसी लेडी को अभी यहाँ पर देखा था। तब वो उससे ये कहता है कि नहीं, ये उसकी इमेजिनेशन होगी। लेकिन सीढ़ियों पर जाते वक्त उसे दोबारा उस लेडी की आहट सुनाई देती है। इवन हम ऑडियंस उस लेडी को वहाँ पर देख भी पाते हैं। खैर इसके बाद ये दोनों अपने रूम में आती हैं, जो कि काफी बड़ा था। वहाँ अलमीरा से नीदा को एक झाड़ू मिलती है और उसको देखकर मजाक करने लगती है कि ये स्पिरिट भगाने के काम आएगी। अब इनके हंसी टिटोली करने के बाद में सहरा अपना फेस वॉश करने चली जाती है। फेस वॉश करते वक्त उसे मिरर में किसी का रिफ्लेक्शन दिखता है, जिसको देखकर वो काफी डर गई थी। लेकिन पीछे मुड़ने पर उसे कोई नहीं मिलता। इतना ही नहीं, जब वो दोबारा मिरर में देखती है तब उसको दोबारा रिफ्लेक्शन दिखता है और इस बार वो और ज्यादा डर गई थी। वो बाहर निकलती है और तभी उसके सामने नीदा आती है, जो कि उसका बर्थडे सेलिब्रेशन करती है, क्योंकि असल में आज सहरा का बर्थडे था। बर्थडे के बीच वो भूल गई थी कि अभी उसके साथ क्या हुआ है। एनीवेज कैंडल्स ब्लो करने से पहले नीदा ये कहती है कि सहरा की सारी विशेष पूरी हों, लेकिन याद रखना उसकी सबसे पहली विश तो उसकी माँ से मिलने की थी, उनसे बात करने की थी। एनीवेज नीदा जो होती है वो सहरा को एक गिफ्ट करती है, जो कि वही टेलिस्मैन था जो कि सेत्सुको ने अपनी बेटी को दिया था और नीदा को जरूर ये टेलिस्मैन यहीं से मिला होगा। अब वो अपनी माँ की फोटो के सामने भी यही कहती है कि उसे होप है कि आज वो यहाँ पर उनसे मिल ले, और ये कहकर यहाँ पर सहरा सो जाती है। लेकिन सोने के बाद उसके पास एक स्पिरिट आकर खड़ी हो गई थी और ये गोस्ट किसी और का नहीं बल्कि सेत्सुको का ही लग रहा था। अब ये स्पिरिट सहरा को आवाज देती है, लेकिन जब वो उठती है तो वो गायब हो गई थी। अगले दिन वो दोनों खाना खाने बैठते हैं और तब वहाँ पर फिकार आता है। फिकार से वो गोस्ट और स्पिरिट्स के बारे में पूछते हैं। तब वो ये कहता है कि ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है और वो कई सालों से यहाँ पर काम कर रहा है। जिसके बाद में फिकार रूम सर्विस के लिए चला जाता है। हम देखते हैं कि फिकार सहरा के रूम के अंदर वो टेलिस्मैन देख लेता है, जो कि एक लॉकेट में लगा हुआ था, और उसको देखकर वो अजीब सा बर्ताव करने लगता है और घबरा जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर सहरा और नीदा आ गए थे और तब वो नॉर्मल हो जाता है और हिचकिचाते हुए वहाँ से निकल जाता है। नीदा को लग रहा था कि पक्का यहाँ पर वो कुछ चोरी करने आया था, लेकिन वहाँ से कुछ भी गायब तो हुआ नहीं था। लेकिन सहरा फिकार के पीछे जाती है और उससे पूछती है कि यहाँ पर क्या है, क्योंकि किसी ने उससे कहा था कि यहाँ पर कुछ तो है। तब फिकार कहता है कि ये होटल एक पीसफुल होटल था, लेकिन सहरा जैसे लोगों ने आकर यहाँ की शांति भंग कर दी। मतलब ये बात साफ थी कि फिकार कुछ तो छुपा रहा था और यहाँ पर जरूर कुछ तो खास है, इसलिए सहरा उससे इस बारे में पूछने लगती है। वो उससे अल्लो के बारे में बताती है और पूछती है कि अल्लो कौन से रूम में रुका था। तब वो कहती है कि रूम नंबर 8 में, लेकिन 8 तो यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता था ना। खैर यहाँ पर
पर वो उससे रूम नंबर 8 दिखाने के बारे में पूछती है। मीनवाइल नीदा अपनी नाक से ब्लैक हेड्स निकाल रही थी कि तभी उसके पीछे उसको एक रिफ्लेक्शन दिखती है जो कि एक छोटी बच्ची की थी, लेकिन वो रिफ्लेक्शन दिखने के बाद गायब हो जाती है और इसलिए वो अपना काम जारी रखती है। लेकिन अचानक से वो रिफ्लेक्शन उसको दोबारा मिरर में दिखती है, लेकिन वो रिफ्लेक्शन दोबारा गायब हो गई थी। लेकिन इस बार रिफ्लेक्शन के अंदर नीदा उस बच्ची को दोबारा देखती है और डर कर रूम से बाहर आ जाती है। बाहर उसे सैरा मिलती है और वो सैरा को सब बताना चाह रही थी, लेकिन इस वक्त फिकार उसे रूम नंबर 8 दिखाने ले जा रहा था और सैरा उसे चुप करके उसके साथ ले जाने लगती है। रूम नंबर 8 में आकर सैरा वहाँ पर ढेर सारी फोटोज को देखती है जो कि एक परिवार की थी। पूछने पर फिकार बताता है कि ये फोटो असल में कैप्टन काएडे यात्सुइची की है और साथ ही साथ उसकी वाइफ सेत्सुको और उसकी बेटी की। ये घर पहले जापानीज मिलिट्री ऑफिस का हुआ करता था, लेकिन दुश्मन के सामने घुटने टेकने की वजह से कैप्टन काएडे यात्सुइची को मार दिया गया, जिसके बाद में उनकी फैमिली को भी खत्म कर दिया गया था, जो कि हम स्टार्टिंग में देख ही चुके हैं। सैरा पूछती है कि क्या वो यहाँ पर रह सकती है, लेकिन फिकार उनकी चिंता करते हुए कहता है कि वो यहाँ पर नहीं रह सकते। लेकिन सैरा एक नंबर की जिद्दी लड़की थी। वो कहती है कि अल्डो भी तो यहीं पर रुका था। आई मीन पागल लड़की, अल्डो कुएं के अंदर कूदेगा तो तू भी कूदेगी क्या। एनीवेज फिकार ये बोलता है कि वो फेक की से यहाँ पर आया था और फिर उसे यहाँ से उन्होंने निकाल दिया। तभी वहाँ पर इंदर तो आता है और उन्हें उस रूम से निकाल देता है। नीदा सैरा को समझाती है कि उसका पागलपन उनकी फील्डिंग सेट करवा देगा, लेकिन सैरा के अंदर तो एक जुनून था अपनी माँ से बात करने का, तो वो यहाँ पर रुकने वाली थी। खैर अब रात में सैरा बेड पर होती है और नीदा टॉयलेट में थी, तभी लाइट चली जाती है। सैरा टॉर्च लेकर चेक करने जाती है कि तभी उसे सेत्सुको की स्पिरिट दिखने लगती है और तभी सैरा उसी झाड़ू से उसे भगाने की कोशिश करती है। आई मीन लिटरली स्पिरिट को झाड़ू से भगाना बहुत ही ज्यादा वियर्ड बात थी। एनीवेज तभी नीदा को भी सेत्सुको की बेटी की स्पिरिट दिखाई देती है, जिसको देखकर वो भागने लगती है। अब यहाँ वो दोनों काफी डर गई थी कि तभी लाइट्स आ जाती है और तभी वहाँ पर इंदर तो आता है जो कि ये बताता है कि यहाँ पर लाइट्स की थोड़ी सी शॉर्टेज होती है। ओवरऑल ये एक बहुत ही ओल्ड बिल्डिंग थी और उसके जाने के बाद सैरा ये कहती है कि अल्डो सही कह रहा था, यहाँ पर पक्का योमी नो कुनी डोर है, यानी कि डोर टू नेक्स्ट वर्ल्ड, यानी कि आफ्टर लाइफ। अब नेक्स्ट डे सैरा ने वो ब्रेसलेट पहना हुआ था, यानी कि उसी लॉकेट को ब्रेसलेट बना लिया गया था और तब फिकार उसकी दोबारा चिंता करते हुए कहता है कि उसको ये नहीं पहनना चाहिए और यहाँ से उसको चले जाना चाहिए। जिसके बाद जब सैरा और नीदा साथ में थे तब वहाँ की लाइट फिर से फ्लिकर होने लगती है। दोनों जल्दी से रूम की तरफ जाते हैं जहाँ पर नीदा उसी बच्ची की स्पिरिट को देखती है और इसको देखकर काफी डर जाती है, लेकिन वो फिलहाल इसको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उनको यहाँ पर रुकना ही था और सैरा को अपनी माँ से बात करनी ही थी। अब उन लोगों के सोने के बाद में हम सेत्सुको की आत्मा को देखते हैं जो कि होटल के अंदर ही मौजूद थी, इधर उधर घूम रही थी। जिसके बाद हम सैरा को नोटिस करते हैं जिसको अपनी माँ दिखने लगती है और जब वो अपनी माँ को आवाज लगाती है तब उसकी माँ पीछे मुड़ती है और उसे उसकी माँ का भयानक चेहरा दिखता है, लेकिन असल में ये उसका नाइटमेयर था, डरावना सपना था। लेकिन हम गौर करते हैं कि सैरा रूम नंबर 8 में है और यहाँ पर वो कैसे आई वो खुद सैरा भी नहीं जानती थी। तभी हम नीदा को देखते हैं जिसे हर जगह वो बच्ची की स्पिरिट दिख रही होती है, जिससे वो काफी डर जाती है और इधर सैरा को सेत्सुको की स्पिरिट दिखती है जो कि सैरा की तरफ आकर्षित हो रही थी क्योंकि उसने वो टेलिस्मैन पहना हुआ था। अब सैरा वहाँ से भागने लगती है लेकिन दरवाजा बंद था। दूसरी ओर नीदा जो थी वो डर के मारे भागने लगी थी, लेकिन उसे सैरा की आवाज आती है और वो सैरा की आवाज के पीछे जाती है और लॉक्ड सैरा को किसी तरह से रूम से बाहर निकाल लेती है। जिसके बाद वो बिना देर करे दोनों तुरंत ही अपने घर पर जाते हैं। घर आकर नीदा सैरा को सुलाने लगती है और उसे सब कुछ भूलने को कहती है जो भी उनके साथ हुआ था। खैर अगले दिन जब सैरा की आंख खुलती है तब वो उठकर अपने अपार्टमेंट में घूमने लगती है, लेकिन वो अपार्टमेंट बदल चुका था और उसकी जगह साकुरा होटल था। ये देखकर सैरा बहुत डर जाती है, लेकिन ये भी सैरा का नाइटमेयर था। उसकी आंख दोबारा खुलती है और वो जाने लगी थी, लेकिन एक बार फिर उसके साथ सब कुछ अजीब होता है और वो अपनी क्लास में पहुंच जाती है जहाँ पर वो अपने आप को देखती है, मतलब की छोटी सैरा को जो की उसे घूर रही थी। उसे देखकर वो वहाँ से भाग जाती है और एक जगह पहुंचती है जहाँ पर उसे उसकी फ्रेंड मिलती है जिनके सामने वो अपनी माँ को इग्नोर किए जा रही थी। अब उसकी दोनों दोस्त उसका पैर पकड़ लेती हैं, लेकिन ये सब भी उसका एक सपना था। जिसके बाद वो नीदा के साथ बैठती है। नीदा उसे कहती है कि उस होटल में जाना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। सैरा उसे बताती है कि उसके साथ में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं, उसको पता ही नहीं क्या सच है और क्या सपना है। नीदा उससे पूछती है कि क्या उसने खुद को डॉक्टर को दिखाया। तब सैरा कहती है कि उसे डॉक्टर की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारी चीजें किसी हेल्थ कंडीशन की वजह से नहीं हो रही थी और ये सारी बातें बताते टाइम वो रोने लगती है। तब नीदा उसको संभालती है। जिसके बाद सैरा को हम उसके रूम में देखते हैं जहाँ पर वो सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उसे सेत्सुको की आवाज आती है जो कि अपनी बेटी को ढूंढ रही थी, जिसको सुनकर वो अपने फेस को रजाई से कवर कर लेती है। और आप जानते हो कि ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होता है स्पिरिट से बचने का। एनीवेज अब सेत्सुको उसके ऊपर उसकी रजाई में ही आ जाती है। इससे डरकर वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो भाग नहीं पाती क्योंकि दरवाजा बंद था। इसके बाद किसी तरह वो दरवाजा ओपन करके छत पर जाती है जहाँ पर वो सेत्सुको की आत्मा को देखती है जो कि छत से कूद जाती है। ये देखकर सैरा बहुत डर गई थी और इसलिए डर के मारे वो भागने लगती है और अब वो अपने
अपने आप ही उस होटल के अंदर पहुंच गई थी और भागते हुए वो नीचे आती है, जहाँ पर उसे फिर से सेत्सुको की स्पिरिट दिखती है। उसे हर जगह वो स्पिरिट दिख रही थी। सैरा उससे बचकर छुप जाती है, लेकिन वो स्पिरिट उसके करीब आ जाती है और ये सब सैरा का एक सपना होता है। लेकिन ये सब देखकर सैरा बहुत ही ज्यादा मेंटली वीक हो गई थी और वो रोने लगती है, यानी कि अब तक उसके साथ सारी चीजें नाइटमेयर्स के अंदर हो रही थी। अब अगले सीन में हम नीदा को देखते हैं, जो कि कैफे पर अपनी जॉब पर थी। तब उसके पास सैरा के पिता का कॉल आता है, जो कि उससे सैरा के बारे में पूछते हैं, क्योंकि कई दिनों से सैरा ने कॉल पिक नहीं किया था। अब तभी सैरा के पिता से नीदा ये कहती है कि वो आज ही सैरा से मिलने जाएगी। खैर, अपना काम खत्म करने के बाद में वो सैरा के रूम पर जाती है, जहाँ पर सैरा अकेले बैठी हुई थी। नीदा अब सैरा को संभालती है और उससे एक शॉकिंग बात पूछती है कि 3 दिन से वो कहाँ गायब थी, क्योंकि वो 3 दिन से लगातार उसके रूम पर आ रही थी, लेकिन वो यहाँ पर नहीं थी। तब सैरा नीदा को कहती है कि वो तो यहीं पर थी, कहीं पर भी नहीं गई। लेकिन नीदा श्योर थी कि वो यहाँ थी ही नहीं। उसकी बातें सुनकर सैरा कहने लगती है कि शायद उन दोनों में से कोई तो एक पागल हो चुका है। सैरा यहाँ पर रोने लगती है और ये कहती है कि उसको रोज एक सपना आता है और रोज सपने में किसी तरह से वो होटल में पहुंच जाती है और यही रीजन था कि शायद से 3 दिन से वो यहाँ पर थी ही नहीं। हो सकता है कि सेत्सुको की स्पिरिट उसे वहाँ होटल में खींच रही होगी। नीदा उसको संभालती है और उसको सुलाने लगती है। खैर, तभी हम नोटिस करते हैं कि बाहर से अपार्टमेंट की सिक्योरिटी नीदा को झांक कर अंदर देख रही होती है और उसको देखकर वो कुछ अजीब सा रिएक्शन देता है। खैर, इधर नीदा सैरा को सुला देती है और सैरा एक बार फिर से होटल में पहुंच गई थी और वो सेत्सुको को देखती है, जो कि कॉफी में शक्कर मिला रही थी। साथ ही साथ वो अपनी बेटी को भी मस्ती करते हुए देखती है। लेकिन इसी बीच उसे उसकी माँ भी दिखती है, जो कि दूसरे रूम में जाती है। सैरा जल्दी से अपनी माँ की तरफ जाती है, लेकिन उसकी माँ वहाँ से गायब थी और ये सपना देखने के बाद वो उठती है और नीदा से कहती है कि उन्हें होटल जाना होगा, क्योंकि वहाँ जाकर उसको एक काम करना है। नीदा समझदार होती तो वो उसको मना कर देती, लेकिन वो इतनी समझदार नहीं थी और इसलिए वो उसके साथ होटल जाने लगती है। लेकिन ओवरहीट की वजह से गाड़ी बीच में ही रुक गई थी और उनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है, क्योंकि गाड़ी कब्रिस्तान में रुकी थी। कब्रिस्तान को देखकर सैरा कहती है कि पता नहीं क्यों लोग कब्रिस्तान को स्केरी जगह बोलते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही पीसफुल जगह है। नीदा सैरा को ऐसी बातें ना करने के लिए कहती है। खैर, इसके बाद में नीदा और सैरा वहां से निकल गए थे। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद में वो होटल आते हैं, जहाँ पर सैरा और नीदा अंदर जाते हैं। नीदा इंदरतो को बुलाने लगती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तब सैरा कहती है कि वो अंदर जा रही है और इतने में वो इंदरतो को बुला ले। सैरा अपनी माँ को होटल में ढूंढने लगती है और उसे अपनी माँ दिखती भी है, लेकिन वो उससे आगे जा रही थी। तब सैरा उसका पीछा करने लगती है। मीनवाइल इंदरतो के ना आने पर नीदा सैरा को ढूंढने जाती है, लेकिन वो फिकार के रूम में पहुंच जाती है, जहाँ से हमको पता चलता है कि फिकार एक रिलीजियस पर्सन है और वो वहाँ पर प्रेयर्स करता था और इसलिए शायद से स्पिरिट्स उसको कुछ नहीं कहती थी। खैर, नीदा वहाँ पर कई सारे न्यूज़पेपर कटिंग को देखती है, जो कि होटल में हुई मौतों के बारे में थी और ये देखकर वो हैरान रह जाती है। और तभी फिकार उसको कहने लगता है कि उसने उनको मना किया था कि वो उस होटल में ना रुकें, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। वो ये भी कहता है कि उसने उसे मना किया था कि वो उस टैलिस्मैन को ना पहने, लेकिन उन्होंने उसकी एक ना सुनी। अब नीदा उससे ये पूछने लगती है कि वो उसको सच्चाई बताए कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तब वो उसको बताता है कि इस होटल के अंदर एक इविल स्पिरिट मौजूद है, जो कि सेत्सुको की है और जिसने भी वो टैलिस्मैन पहना है उन सभी लेडीज की मौत हो चुकी है। तो अब जाकर यहाँ पर ये सबसे बड़ी चीज रिवील होती है कि गई तो ये दोनों ही थी होटल के अंदर, लेकिन स्पिरिट्स खाली सैरा को ही क्यों परेशान कर रही थी। बार बार वो इस होटल के अंदर क्यों आ रही थी, सपने क्यों दिख रहे थे, क्योंकि सैरा ने वो टैलिस्मैन पहना हुआ था, क्योंकि वो सेत्सुको से जुड़ा हुआ था। इधर सैरा फाइनली अपनी माँ से मिल लेती है, लेकिन वो वही सेत्सुको की स्पिरिट थी। यानी कि यहाँ पर सेत्सुको जानती थी कि सैरा को क्या चाहिए था, तो वो उसको वही दिखवा रही थी। इधर नीदा फिकार को कहती है कि वो उसे उस रूम नंबर 8 में लेकर चले। तभी वहाँ पर इंदरतो आता है, लेकिन वो इस बार कुछ नहीं कहता और फिकार नीदा को रूम नंबर 8 में ले जाता है, जहाँ से उनको सैरा की लाश मिलती है। जी हाँ, जो कि 1 हफ्ते पहले की थी और ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग चीज होती है। ये देखकर तो नीदा पूरी तरह हिल गई थी, सबके सब हैरान रह गए थे, क्योंकि वो तो 1 हफ्ते में कई बार सैरा से मिली थी। चीजें यहाँ पर बहुत ही अजीबोगरीब हो चुकी थी। सैरा की बॉडी को वहां से ले जाया जाता है और फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से सैरा की बॉडी को 1 हफ्ते हो चुका था खत्म हुए, और इन सब के बाद सबको कस्टडी में बुलाकर पूछताछ करी जाती है, जहाँ पर इंदरतो बताता है कि सैरा और नीदा आए तो साथ में थे, लेकिन वहाँ से खाली नीदा ही वापस गई थी और उसने नीदा को देखा था वहाँ से जाते हुए। और यहाँ पर अब ढेर सारे असली पत्ते खुलेंगे, जो कि बहुत ही शॉकिंग होने वाले हैं। खैर, अब इतना ही नहीं, कस्टडी के अंदर सैरा के अपार्टमेंट सिक्योरिटी को बुलाया जाता है, जहाँ वो ये बताता है कि नीदा कई दिनों से सैरा से मिलने आ रही थी, लेकिन सैरा तो अपने रूम में थी ही नहीं, वो हफ्ते भर से गायब थी और वो उस दिन के बारे
में बताता है कि उसने नीदा को चुपके से देखा था, जहाँ पर नीदा अकेले ही सहरा के रूम में सो रही थी और उसका बर्ताव बहुत ही अजीब सा था, यानी कि आज तक वो उसकी स्पिरिट के साथ थी। अब सभी लोगों से पूछताछ करने पर यह क्लियर हो जाता है कि सहरा ऑलरेडी मारी गई थी और नीदा ही थी जो कि सहरा को देख पा रही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सहरा वहाँ पर मौजूद थी। इसके बाद नीदा से पूछताछ करी जाती है, तब नीदा कहती है कि सहरा तो जिंदा है और उसके साथ है, लेकिन डिटेक्टिव कहता है कि नहीं, वो अब जिंदा नहीं है और ऐसा है तो उसने ही उसे मार दिया होगा। तब नीदा कहती है कि वो उसे कैसे मार सकती है। यहाँ पर वो ये बताती है कि पक्का सहरा को सेत्सुको की स्पिरिट ने मारा था, लेकिन डिटेक्टिव उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। तब नीदा पागलों की तरह बर्ताव करने लगती है और अब आपको समझ में आया होगा कि सहरा जो थी उसको बार बार होटल के सपने क्यों आते थे, क्योंकि हमको ये दिखाया जा रहा था कि वो मारी जा चुकी है, लेकिन उसकी स्पिरिट अभी भी इस चीज पर विश्वास नहीं कर रही थी, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि वो मारी जा चुकी है और फाइनली वो यहाँ पर अपनी माँ से मिल ली थी। खैर अब सीन थोड़ा आगे बढ़ता है, जहाँ पर पता लगता है कि नीदा अब मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती है, जहाँ पर उसे सहरा दिखती है और वो सहरा को कहती है कि वो जिंदा है। उसे ये पता था, लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा है। तब सहरा उसे सेत्सुको की बेटी से मिलवाती है और उसको दिखवाती है और फिर मुस्कुराने लगती है। अब इसी बीच नीदा को सेत्सुको के टेलिस्मैन की आवाज आती है और नीदा अपने आप होटल पहुंच गई थी, जहां पर सेत्सुको उसके पीछे ही थी। इसका मतलब यह है कि अब हो सकता है कि नीदा भी शायद मारी गई थी, यानी कि उसने खुद को खत्म कर लिया होगा, जिसके साथ ही वो इस होटल के अंदर पहुंच गई, यानी कि उसकी आत्मा। जिसके बाद में हमको एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अल्डो जो था वो सहरा की ग्रेव पर था और वो उसे कह रहा था कि गुड बाय सहरा। अब देखो यहाँ पर जो अल्डो था उसने ऐसा क्यों किया, उसने सहरा को वहाँ क्यों भेजा था, यानी कि होटल साकुरा में, इसके पीछे का मकसद समझ में नहीं आता। अब देखो शायद से ऐसा भी हो सकता है कि अल्डो जो था वो भी मारा गया होगा और वो भी कभी बाहर नहीं आया, क्योंकि सोच कर देखो यहाँ पर रूम नंबर 8 के अंदर जो जाता था वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन फिर एक और बात निकल कर आती है कि खाली ये बताया गया था कि वहाँ पर काफी सारी लेडीज की मौत हुई है, तो हो सकता है कि सेत्सुको खाली लेडीज को अपना शिकार बनाती होगी और हो सकता है कि अल्डो बच गया होगा। ये भी हो सकता है कि अल्डो को वाकई में लगा हुआ कि सहरा को अपनी माँ से मिलना था, जिसके चलते उसने ऐसा कहा होगा सहरा को। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी होटल साकुरा की कहानी, जो कि आपको पक्का पसंद आई होगी और इसके एंड वाला जो ट्विस्ट है वो काफी अच्छा था। अब देखो यहाँ पर 2-3 थियोरीज निकल कर आती हैं जिनके बारे में मैं डिस्कशन करना चाहूंगा। तो देखो सबसे पहली बात तो यह है कि शायद यहाँ पर वो स्किज़ोफ्रेनिया की शिकार थी, यानी कि नीदा, तय कि शायद से नीदा ने ही सहरा को मार दिया होगा, जिसके बाद में वो ये सारी कहानी बना रही थी और वो ये सारी चीजें इमेजिन कर रही होगी, लोकल स्टोरीज और लेजेंड्स को जोड़ रही होगी और उसने ये पूरी तरह से इमेजिन किया। दूसरी थियोरी ये कहती है कि ये लोग वाकई में वहां पर गए होंगे और वहां सच में सेत्सुको की स्पिरिट थी और जब सहरा ने वो टेलिस्मैन पहना था तभी उसे उसने मार दिया था, यानी कि सेत्सुको की स्पिरिट ने। और हो सकता है कि ये जो ब्रेसलेट था, यानी कि ये जो टेलिस्मैन था, वही शायद से योमी नो कूनी का दरवाजा खोलता होगा या फिर उस इंसान को जोड़ देता होगा इन स्पिरिट से। लेकिन नीदा को जो दिख रही थी वो असल में अब तक सहरा की स्पिरिट होगी, जो कि हमेशा उसके साथ में मौजूद थी, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि सहरा को भी नहीं पता था कि वो मारी गई है और इसलिए उसको काफी अजीब सी फीलिंग आ रही थी। वो होता है ना कि मरने के बाद में आत्माएं कुछ दिन तक धरती पर ही रहती हैं, उनको आइडिया नहीं होता कि वो जा चुकी हैं, इसके चलते शायद ऐसा हो रहा था। अब नीदा को इस बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन आखिर में जब नीदा ने सहरा की लाश को देखा वो टूट गई और मेंटली इल हो गई। मतलब कि वो ये सारी चीजें हजम नहीं कर पाई थी और उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था। मतलब कि वाकई में ये लोग होटल साकुरा गए थे, जहाँ के कर्स ने इन दोनों को ही अपने लपेटे में ले लिया और एंड में नीदा भी इस होटल के अंदर पहुंच गई थी, जो कि ये दर्शाता है कि हाँ वाकई में अब उसकी भी मौत हो गई होगी, या फिर हो सकता है कि नीदा ने तंग आकर खुद को खत्म कर लिया होगा। यानी कि एक बार कोई फीमेल अगर इस होटल के अंदर जाती है तो वो वहीं पर जुड़कर रह जाती है। अब बात करते हैं योमी नो कूनी माइथोलॉजी के बारे में। तो ये एक जापानीज माइथोलॉजी का लैंड ऑफ द डेड है, एक अंधेरी श्रापित दुनिया जहाँ पर मरने के बाद आत्मा चुपचाप चली जाती है और वापस आने का कोई रास्ता नहीं होता। इस जगह की कहानी इज़नामी से जुड़ी हुई है, जो कि शिंतो धर्म की क्रिएटर गॉडेस थी। उसने अपने पति इज़नागी के साथ मिलकर जापान की धरती, समुद्र और कई देवताओं को जन्म दिया। अब एक देवता को पैदा करते वक्त इज़नामी की मौत हो जाती है और वो योमी नो कूनी पहुंच गई थी। और जब इज़नागी इज़नामी को वापस लेने आता है तो वो इज़नामी के भयानक सड़ते हुए रूप को देख लेता है, जिससे वो डर के भाग गया था। अब इस अपमान और दुख में इज़नामी योमी की रानी बनकर इज़नागी को श्राप देती है कि हर दिन 1000 लोग मरेंगे और तब से मौत दुनिया का हिस्सा बन गई। योमी नो कूनी इसलिए सबसे ज्यादा डरावनी मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर ना न्याय है, ना स्वर्ग नर्क जैसा फैसला है। जो एक बार योमी पहुंच गया वो हमेशा के लिए जिंदा
दुनिया से कट जाता है। लेकिन मूवी के अंदर हमें अलग बताया जाता है, जैसे कि योमी नो कूनी एक दरवाजा है, एक रास्ता जिसकी वजह से अल्डो अपनी बहन से मिल पाया था, जो कि थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म होकर बताया गया है। और हाँ, पक्का यही वजह है जिसकी वजह से ना ही नीदा बच पाई ना ही सैरा बच पाई थी, क्योंकि यहाँ पर पक्का ये डोर होगा। और आप जानते हैं इस माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पर चला गया वो कभी लौट कर नहीं आता। सेम चीज सैरा और नीदा के साथ एंड में हुई थी। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये मूवी अच्छे समझ में आ गई होगी और इंटरेस्टिंग लगी होगी। इंटरेस्टिंग लगी है, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और रिसेंटली मैंने पमाली द लिटिल डेविल फिल्म को एक्सप्लेन किया है, जो कि एक इंडोनेशियन बहुत ही रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। इनके सबने मिस कर दिया, जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। डू चेक इट आउट। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए